एंड वेलकम बैक इन माय चैनल। स्टूडेंट, मैं अपना लेक्चर स्टार्ट करने से पहले आप सभी व्यूवर्स को, सब्सक्राइबर्स को थैंक यू बोलना चाहती हूँ कि आपने मेरे वीडियो को इतना अप्रिशिएट किया, जिससे कि मुझे बहुत मोटिवेशन मिला है। और मैं अपने चैनल के माध्यम से आप सभी जो है व्यूवर्स को, सब्सक्राइबर्स को, स्टूडेंट्स को मैं अच्छे कंटेंट्स देने के लिए लगातार प्रयासरत हूँ। स्टूडेंट, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि मेरा जो टॉपिक है वह यूपी कंसोलिडेशन ऑफ होल्डिंग एक्ट 1953 है। और यह अधिनियम एक ऐसा अधिनियम है जो यूपी जुडिशियल सर्विसेज एग्जामिनेशन और यूपी हायर जुडिशियल सर्विसेज एग्जामिनेशन और एलएलबी 3 या 6 सेमेस्टर के लिए काफ़ी यूजफुल है। और मैं अपना कंटेंट जो भी इस वीडियो के माध्यम से आप सभी को दूंगी, मेरा प्रयास यह रहेगा कि इस जो है कंटेंट से आप सभी को बहुत सारा लाभ हो। स्टूडेंट, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि इस जो है अधिनियम के अंतर्गत सेक्शन 1 को हम डील कर चुके हैं और आज हम सेक्शन 2 पे आ गए हैं। और यूपी कंसोलिडेशन ऑफ होल्डिंग एक्ट 1953 का जो सेक्शन 2 है उसको रिपील कर दिया गया है। स्टूडेंट, मैं यहीं पे आप सभी को बताना चाहूँगी कि जब हम कभी कोई अधिनियम पढ़ने की कोशिश करते हैं या बेयर एक्ट को उठा करके पढ़ने की कोशिश करते हैं, तो बहुत सारे प्रोविजंस मुझे ऐसे मिलते हैं या हम सभी को ऐसे मिलते हैं जिसके आगे रिपील शब्द लिखा होता है। और किसी अधिनियम के किसी पर्टिकुलर सेक्शन के आगे रिपील या निरसित शब्द यूज होने का यह मतलब होता है कि उस अधिनियम में उस धारा का कोई अस्तित्व नहीं है, यानी कि उस अधिनियम से वह धारा जो है वह निकाल दी गई है। और इसी तरह यूपी कंसोलिडेशन ऑफ होल्डिंग एक्ट 1953 में सेक्शन 2 को द यूपी कंसोलिडेशन ऑफ होल्डिंग एक्ट 1939 के द्वारा निकाल दिया गया है। अब हम लोग सेक्शन 3 को डील करते हैं। और सेक्शन 3 जो है इस अधिनियम के अंतर्गत डेफिनेशन क्लॉज है। और किसी भी अधिनियम के तहत जो परिभाषा खंड होता है, जो डेफिनेशन खंड होता है, उस अधिनियम में प्रयोग किए गए पदावली को परिभाषित करता है। और यूपी कंसोलिडेशन ऑफ होल्डिंग एक्ट 1953 में सेक्शन 3 जो है वो परिभाषा खंड है, डेफिनेशन क्लॉज है। और इसको सेक्शन 3 को मैं रीड करने जा रही हूँ, प्लीज़ इसको केयरफुली आप सुनें। In this act, unless there is anything repugnant in the subject or context, Section 3 Clause 1 क्या कहता है? असिस्टेंट कंसोलिडेशन ऑफिसर यानी सहायक चकबंदी अधिकारी को परिभाषित करता है। और असिस्टेंट कंसोलिडेशन ऑफिसर मीन्स अ पर्सन अपॉइंटेड एज सच बाय द स्टेट गवर्नमेंट टू एक्सरसाइज द पावर्स and perform the duties an assistant consolidation officer under this act are the rules made thereunder and shall includes an assistant rectification officer। अब इसी चीज़ को हम जो है हिंदी में देखेंगे। सहायक चकबंदी अधिकारी से तात्पर्य उत्तर प्रदेश जो चकबंदी अधिनियम 1953 की धारा 3 की उपधारा 1 में सहायक चकबंदी अधिकारी को इस प्रकार से परिभाषित किया गया है। इस धारा के अनुसार सहायक चकबंदी अधिकारी का तात्पर्य ऐसे व्यक्ति से है जिसे राज्य सरकार इस अधिनियम के अथवा तदंतर्गत बने नियमों के अधीन सहायक चकबंदी अधिकारी के अधिकारों का प्रयोग करने तथा कर्तव्यों का पालन करने के लिए नियुक्त करती है। यानी कि सहायक चकबंदी अधिकारी का अपॉइंटमेंट जो है स्टेट गवर्नमेंट करती है। और वह स्टेट गवर्नमेंट जिस प्रकार के ड्यूटीज़ को, पावर्स को परफॉर्म करने के लिए मतलब बताती है, उसी के अनुसार सहायक चकबंदी अधिकारी अपने कर्तव्यों का पालन करता है और शक्तियों एवं अधिकारों का प्रयोग करता है। और आगे क्या कहता है? और इसके अंतर्गत सहायक समकोणीय अधिकारी भी शामिल हैं। और सेक्शन 3 क्लॉज 1 के अंतर्गत यहीं पे बताया गया है
कि जहाँ पे सहायक चकबंदी अधिकारी को परिभाषित किया गया है, वहीं पे इसके अंतर्गत सहायक समकोणीय अधिकारी को भी यह परिभाषा इंक्लूड करती है। स्टूडेंट, अब हम सेक्शन 3 क्लॉज 1A में दिए गए चक को जो है चक की परिभाषा को देखेंगे। और ये परिभाषा यह कहती है कि चक मीन्स द पार्सल ऑफ लैंड, चक मीन्स द पार्सल ऑफ लैंड्स allotted to a tenure holder on consolidation। यानी कि चक से तात्पर्य जो है भूमि के ऐसे टुकड़े से या ऐसे क्षेत्र से जो है संबंधित है जो कि टेन्योर होल्डर को, कार्यकाल धारक को अलॉट किया गया है किस सहायक चकबंदी द्वारा या चकबंदी के माध्यम से। अब सेक्शन जो 3 का सेक्शन 3 क्लॉज 2 यह कहता है कि कंसोलिडेशन को परिभाषित करता है, यानी कि चकबंदी को परिभाषित करता है। और कहता है कि कंसोलिडेशन मीन्स रीअरेंजमेंट ऑफ होल्डिंग इन अ यूनिट अमंगस्ट सेवरल टेन्योर होल्डर्स इन सच अ वे as to make their respective holdings more compact। और इसके बाद एक्सप्लेनेशन भी दिया हुआ है। एक्सप्लेनेशन क्या कहता है कि फॉर द पर्पज ऑफ दिस क्लॉज होल्डिंग शैल नॉट इंक्लूड द फॉलोइंग। अब इसको हम हिंदी में देखेंगे। और यह जो है सेक्शन जो है चकबंदी को परिभाषित करते हुए कहता है कि उत्तर प्रदेश ज्योति चकबंदी अधिनियम 1953 की धारा 3 के उपखंड में चकबंदी की परिभाषा दी गई है। और यह अधिनियम चकबंदी को परिभाषित करते हुए कहता है कि चकबंदी का तात्पर्य एक कट्टक के जोतों की विभिन्न खातेदारों के बीच इस प्रकार पुनर्व्यवस्था करने से है जिससे कि उसके अपने खाते अधिक संग्रहित हो जाए। और चकबंदी का तात्पर्य कई भूखंडों या भूखंड के भाग जो गांव में भिन्न भिन्न स्थानों पर बिखरे हुए हैं उनको समायोजन करने से है। यह परिभाषा अतर सिंह वर्सेस उत्तर प्रदेश राज्य AIR 1969 सुप्रीम कोर्ट 564 में दिया गया है। यानी कि इस डेफिनेशन को अतर सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी AIR 1969 SC 564 में दिया गया है। और यहीं पर जो है बताया गया है कि चकबंदी, यहीं पर स्पष्टीकरण के माध्यम से बताया गया है कि चकबंदी किन जोतदारों पर लागू नहीं होती है। जैसा कि अभी मैंने बताया था कि इसमें कुछ एक्सप्लेनेशन भी जो है शामिल है। और यह स्पष्टीकरण यह बताता है कि चकबंदी के उद्देश्य के लिए किस प्रकार की भूमि को जो है शामिल नहीं किया गया है। और कहता है क्या है एक्सप्लेनेशन, फॉर द पर्पज ऑफ दिस क्लॉज holding shall not include the following: first, land which was grown in agriculture year immediately preceding the year in which the notification under section 4 was issued। यानी कि वह भूमि जो धारा 4 के अधीन विज्ञप्ति जारी होने के ठीक पहले के कृषि वर्ष में बाग थी। यानी कि चकबंदी के लिए ऐसे किसी भी भूमि को प्रयोग में नहीं लाया जाएगा जो कि धारा 4 के अधीन जो नोटिफिकेशन दिया गया है उसके जो है दिए जाने से पहले किसी भी कृषि वर्ष में वह बाग के अंतर्गत आता था। आगे मैं एक्सप्लेनेशन को बढ़ाते हुए मैं ये बताना चाहूँगी कि जो इसका दूसरा एक्सप्लेनेशन हुआ कहता है लैंड सब्जेक्ट टू फ्यूवेल एक्शन एंड इंटरसिव सोल एरोजन। यानी कि वह भूमि जिसमें बाढ़ का पानी आया करता हो
तथा जिसमें अत्यधिक कटाव होता हो वह जो है चकबंदी के अंतर्गत नहीं आएगा।